नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 9th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। ये इसका 5वां वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कॉमेंट में शेयर की है, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पिछले वीडियो में हमने IUPAC नेम्स के बारे में देखा था। अभी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कैन यू रिकॉल विच इज द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस दैट मेक्स इज यूजफुल एज फ्यूल? बायोगैस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो जिसका यूज हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं? तो बायोगैस में मीथेन होता है, ठीक है। उसकी बर्निंग से हमें एज अ फ्यूल हीट एनर्जी मिलती है। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ एलिमेंटल कार्बन? केवल कार्बन के बर्निंग से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन के बर्निंग से, कंबशन यानी बर्निंग, उससे CO2 प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इज द बायोगैस कंबशन रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? बायोगैस कंबशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, हीट निकलती है बाहर, तो उसे कहते हैं एक्सो यानी बाहर, थर्मिक यानी थर्मस यानी हीट। कंबशन रिएक्शन। लेट अस फर्स्ट लुक एट कंबशन एज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वी हैव सीन in the previous standard that carbon in the form of various allotropes on ignition in presence of oxygen undergoes combustion to emit heat and light and forms carbon dioxide. देखिए, हमने पिछले कक्षा में 9th स्टैंडर्ड में ये सीखा है कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं अलग अलग। जब उनको इग्नाइट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तब वो ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके वो जब बर्न होते हैं, कंबशन होता है उनका, तब हीट और लाइट वो एमिट करते हैं, और जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अंडरगोज कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू एमिट हीट एंड लाइट एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द कॉमन प्रोडक्ट्स। वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न करते हैं हम, जैसे मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया वगैरह, उनको जब बर्न करते हैं, या फिर बाकी जो कार्बन कंपाउंड्स है उनको जब कंबशन करते हैं, तब वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर हीट और लाइट एमिट करने के बाद मोस्ट जनरली हाइड्रोकार्बन्स तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एमिट करते हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स भी मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एज फॉलोज। कुछ कंबशन रिएक्शंस नीचे दिए हैं। जब हम एलिमेंटल कार्बन बर्न करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। C+O2 गिव्स CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट प्लस लाइट, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है, ये है मीथेन। CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ये जब मीथेन बर्न करते हैं हम, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है H2O में, तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, तो 2H2 हो गया। यहाँ पर 2 लिख दिया, तो वो 2H2O हो गया। हाइड्रोजन की यहाँ पर 4 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी 4 एटम्स हो गए। और अभी कितने हो गए? 2O और +2, यानी यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए। और तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जब 2 लगाएंगे हम, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ये डिटेल्स आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये इक्वेशन बैलेंस वगैरह कैसे करते हैं। नेक्स्ट है इथेनॉल। CH3CH2OH अल्कोहल प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट प्लस लाइट। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर प्रोड्यूस होता है,
जब इथेनॉल यानी ये अल्कोहल है इसे बर्न किया जाता है, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। Propane C3H8 is one of the combustible component of LPG. Write down the reaction for propane C3H8। देखिए LPG जो होता है हमारा जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे सिलेंडर्स में गैस भरकर आता है उसमें उसका एक कंपोनेंट होता है प्रोपेन, ठीक है। अगर उससे कंबशन किया जाता है, उसे बर्न किया जाता है, तो उसकी रिएक्शन कैसी लिखी जा सकती है वो पूछा गया है। तो देखिए ये है प्रोपेन C3H8। हाँ, C3H8 को अगर बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है वो, प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O, ठीक है। तो दिस वुड बी द रिएक्शन, आप लिख सकते हैं वहां पर टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट, ट्राई दिस apparatus। बुंसन बर्नर, कॉपर गेज, मेटल प्लेट एटसेट्रा, ये apparatus लगते हैं नीचे जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसे कंडक्ट करने के लिए। और केमिकल्स कौन से लगते हैं? इथेनॉल, एसिटिक एसिड, नैप्थलीन। प्रोसीजर, प्लेस one of the above chemicals 3 to 4 drops or a pinch on a clean copper gauge at room temperature. Hold it on a blue flame of the Bunsen burner and observe। देखिए बुंसन बर्नर एक टाइप ऑफ बर्नर होता है, आपको लैब में पता चलेगा इसके बारे में। तो उसे बर्नर यानी वो जिसे जैसे कैंडल जैसा होता है, हालांकि कैंडल जो होता है उसका सॉलिड फ्यूल होता है लेकिन बुंसन बर्नर का अलग होता है। तो उसके ऊपर आग लगाकर उस पर हीटिंग वगैरह की जाती है बुंसन बर्नर में। तो उसके ऊपर गेज, कॉपर गेज यानी जाली होती है कॉपर की, उसको पकड़कर उसके ऊपर एक एक केमिकल के 3-4 बूंद डालने हैं, ठीक है। इज स्मोक, जलते हुए बर्नर पर, ठीक है। इज स्मोक सूट सीन टू फॉर्म ड्यू टू कंबशन। आपको ऑब्जर्व करने को कहा है, क्या धुआं बन रहा है, कौन से केमिकल्स के गिराने पर धुआं बन रहा है, वो ऑब्जर्व करना है। होल्ड द मेटल प्लेट ऑन द फ्लेम व्हेन द सब्सटेंस इज अंडरगोइंग कंबशन। जब भी वो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस डाला है इन तीनों में से, वो जब डालते हैं तब उस फ्लेम पर, उस आग पर मेटल प्लेट को पकड़ना है। डज एनी डिपॉजिट गेट कलेक्टेड ऑन द प्लेट। तो क्या प्लेट पर कोई सब्सटेंस जमा हो रहा है क्या, ब्लैक कलर का वगैरह, जो भी हो आगे पता चलेगा। विच कलर, रिपीट द सेम प्रोसीजर यूजिंग अदर केमिकल्स फ्रॉम द अबव लिस्ट। तो एक एक केमिकल को बर्न करके देखना है, आग में डालकर देखना है। इन द अबव एक्टिविटी, अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इन द अबव एक्टिविटी इथेनॉल इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड व्हाइल नैप्थलीन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको पता है। तो इथेनॉल जो है वो एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, लेकिन नैप्थलीन जो है वो अनसैचुरेटेड है। यानी नैप्थलीन में मल्टीपल बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड, डबल वगैरह है, और जो इथेनॉल है उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो वो सैचुरेटेड है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली स्टेबल होते हैं, इतने रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जनरली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विथ अ क्लीन ब्लू फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विथ अ येलो फ्लेम एंड रिलीज ब्लैक स्मोक। जब भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पर इथेनॉल, बर्न होता है तब वो एक ब्लू फ्लेम और क्लीन होती है वो ब्लू फ्लेम, ना उसमें धुआं आता है ना कोई ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल निकलता है, ठीक है। काजळी ज्याला म्हणतात, काजल जैसा वो नहीं निकलता जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न किया जाता है, कार्बन कंपाउंड्स को। लेकिन जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को जलाया जाता है तब वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है, पीली आग के साथ जलते हैं और वो काला धुआं छोड़ते हैं। It is this black smoke due to which a deposit of black soot gets collected on the metal plate। अगर उस काले धुएं वाले आग के ऊपर आप किसी प्लेट पकड़ते हैं, मेटल प्लेट को, तो वहां पर काला धुआं जो है काजल जमा हो जाएगा, ठीक है, काजळी लागते त्याला, ठीक है, ब्लैक मटेरियल जमा हो जाता है, उसे कहते हैं सूट। कंपैरिजन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले इंडिकेट्स दैट the proportion of carbon is larger in unsaturated compounds than in unsaturated compounds। देखिए जब हम कंपेयर करते हैं एक कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो
जनरल ऑब्जर्वेशन ये होता है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में बाकी एटम्स के मुकाबले में, बाकी कोई भी एटम्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, वो जितने होते हैं उससे कार्बन जितने होते हैं सैचुरेटेड में, उससे ज़्यादा मात्रा में अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है कार्बन एटम्स का, ठीक है। अनसैचुरेटेड में ज़्यादा होते हैं प्रोपोर्शन में कार्बन एटम्स। एज अ रिजल्ट, इसका यहाँ पर पता चलेगा मैं जब बताऊंगा तब। एज अ रिजल्ट सम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इनमें जो मात्रा होती है कार्बन की अधिक होती है अनसैचुरेटेड में कंपेयर टू सैचुरेटेड, उसके कारण क्या होता है कि कुछ कार्बन पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं ऐसे ही, ना जले हुए, बिना जले ही वो जमा हो जाते हैं। तो while in the flame these hot carbon particles emit yellow light and therefore the flame appears yellow। जब ये फ्लेम में होते हैं, जब ये कार्बन पार्टिकल्स आग में होते हैं तब वो येलो लाइट छोड़ते हैं। However, if oxygen supply is limited, a yellow flame is obtained by combustion of saturated compounds as well। लेकिन देखिए सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स है, जो सारे सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उनको अगर आप बहुत अच्छा सा ऑक्सीजन का सप्लाई देकर अगर बर्न करोगे तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे। लेकिन उनको भी अगर ऑक्सीजन कम पड़ता है, कम ऑक्सीजन सप्लाई के साथ अगर बर्न करते हो सैचुरेटेड कंपाउंड्स को, तब वो भी येलो फ्लेम के साथ ही जलेंगे, ठीक है। The proportion of carbon, compare the proportion of carbon atoms in ethanol C2H5OH and naphthalene C10H8। अभी देखिए इथेनॉल जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, और नैप्थलीन जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि किसमें कितना ज़्यादा ही है। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बाकी एटम्स के मुकाबले में कार्बन के एटम्स कितने हैं वो हमें देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 कार्बन के प्लस 6 हाइड्रोजन के प्लस 1 ऑक्सीजन का, 2 + 6 + 1 9 हो गए, ठीक है। और कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है। तो 9 टोटल एटम्स में से 2 कार्बन एटम्स है इथेनॉल में। और प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम्स टू टोटल एटम्स कैसे निकाला जाता है, 2:9, दैट इज 2 / 9। फिर नैप्थलीन क्या है, नैप्थलीन का फॉर्मूला है C10H8। टोटल एटम्स कितने हो गए, 10 कार्बन के प्लस 8 हाइड्रोजन के, 10 + 8 18, टोटल 18 एटम्स है सारे मिलाकर। और कार्बन एटम्स कितने हैं, 10 है। तो देखिए प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम्स टू टोटल एटम्स कितने हो गए, 10 / 18, 10 / 18। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो दोनों को, तो 2 × 5 = 10, तो 5 आ गए यहां पर, और 2 × 9 = 18, तो 5/9। तो देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, अगर टोटल 9 एटम्स है इस कंपाउंड में, इथेनॉल में टोटल 9 एटम्स है, तो उसमें केवल 2 एटम्स कार्बन के हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, नैप्थलीन में अगर 9 एटम्स बाकी के लेते हैं हम, तो उसके मुकाबले में 5 एटम्स है कार्बन के, यानी 9 बाकी एटम्स के लिए इथेनॉल में केवल 2 कार्बन एटम्स है। लेकिन नैप्थलीन में 9 बाकी एटम्स के लिए 5, यानी इनसे ज्यादा, इथेनॉल से ज्यादा कार्बन एटम्स है। अगर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एटम्स इन इथेनॉल टू कार्बन एटम्स इन नैप्थलीन लेना है, तो 2:9 / 5:9, 2/9 / 5/9। तो ये 9 कट गया, 2/5 आ गया, यानी इतना ज्यादा मात्रा है। जहां पर इथेनॉल में 2 कार्बन एटम्स है, वहीं पर नैप्थलीन में 5 कार्बन एटम्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नैप्थलीन में कार्बन एटम्स का परसेंटेज ज्यादा है कंपेयर टू इथेनॉल। इथेनॉल में कार्बन एटम्स का परसेंटेज टोटल, अगर 100 लेंगे हम टोटल एटम्स को, तो उसमें से कार्बन एटम्स का परसेंटेज कम है। लेकिन नैप्थलीन में इथेनॉल के कंपैरिजन में
कार्बन एटम्स का परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके कारण ये जो है उसकी प्रॉपर्टीज ऐसे आती है, कार्बन पार्टिकल्स जमा होते हैं सूट के रूप में। लाइट अ बुनसेन बर्नर, ट्राई दिस, open and close the air hole at the bottom of the burner by means of the movable ring around it। मूवेबल, देखिए बुनसेन बर्नर जो होता है उसमें गैस के द्वारा उसमें आग लगाई जाती है, तो उसके नीचे जो होता है वो एक एयर होल होता है, हवा जाने के लिए एक छेद होता है, तो उसको एक रिंग होती है, उस छेद को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। तो व्हेन डू यू गेट येलो सूटी फ्लेम, व्हेन यू गेट ब्लू फ्लेम। देखिए जब आप एयर के होल को छोटा करोगे, वो रिंग घुमाकर जब उस ओपनिंग को छोटा करोगे तब येलो सूटी फ्लेम आएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, एयर का सप्लाई, तो एयर में ऑक्सीजन होता है ना, जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है तब उसमें जो फ्यूल होता है वो ठीक से बर्न नहीं हो पाता। वो ऑल्दो इट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये येलो फ्लेम से बर्न होता है और सूट छोड़ता है, कालिक छोड़ता है। और व्हेन डू यू गेट ब्लू फ्लेम, जब आप उस छेद को बड़ा करोगे, उस एयर होल को बड़ा करोगे रिंग घुमाकर, तब वो क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्न होगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीडेशन। देखिए इसका यहां पर भी दिया है थोड़ा सा, मैं पहले ये पढ़ लेता हूं। ऑलवेज रिमेंबर देर आर इनलेट्स फॉर एयर इन द गैस और केरोसिन स्टोव एट होम। आप हमारे पास घर में जो गैस होता है सिगड़ी गैस की, या फिर केरोसिन का स्टोव जो होता है, आपको पता होगा जो केरोसिन का स्टोव होता है उसमें हवा भरने के लिए पंप होता है, ठीक है। वैसे ही गैस में अगर आप देखोगे, नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको रेगुलेटर गैस का सप्लाई बंद करना है, उसके बाद देखना है, ऐसे ही गैस को उल्टा करके नहीं देखना है। तो वो जब आप देखेंगे तो वहां पर जहां से गैस आ रहा है उस पाइपलाइन में गैस के नीचे होल होते हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहां से हवा एंटर कर सके, क्योंकि जब हवा एंटर करेगी तभी तो वो बर्न होगा ना, बिना ऑक्सीजन के तो कुछ नहीं बर्न हो सकता। इट इज बिकॉज ऑफ दीज एयर इनलेट्स that gaseous fuel is mixed with sufficient oxygen and a clean blue flame is obtained। इनके कारण, इन छेदों के कारण क्या होता है, हवा बहुत अच्छी सप्लाई होती है हवा की, और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और क्लीन ब्लू फ्लेम से केरोसिन बर्न होता है या फिर जो है गैस बर्न होता है। अगर हवा कम पड़ रही है तो वो येलो फ्लेम से बर्न होता है। इन केस देयर इज डिपोजिशन ऑफ ब्लैक सूट ऑन द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स, it is an indication of choking of the air inlets and thereby wastage of fuel। अगर आपके बर्तन के नीचे जो गैस पर रखा है या स्टोव पर रखा है वहां पर अगर कालिक लग रही है, काला हो रहा है वो बर्तन, तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा, और उसके कारण जो फ्यूल है, चाहे वो केरोसिन हो या गैस हो, वो उसके फुल कैपेसिटी पर बर्न नहीं हो रहा, और उसके कारण वेस्टेज हो रहा है आपके फ्यूल का, हवा ठीक से सप्लाई नहीं हो रही। इन सच केस द एयर इनलेट्स ऑफ द स्टोव शुड गेट क्लीन। तो स्टोव में या गैस में जो भी एयर के छेद है वो क्लीन करवा के लेने चाहिए, ठीक है, उससे इफिशियंसी बढ़ती है। You have seen that carbon compounds start burning by combining easily with oxygen in the air when ignited in air। जब कार्बन कंपाउंड्स को कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को बर्न किया जाता है तब वो ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट होते हैं, बर्न होते हैं और जलने लगते हैं। In this process of combustion, all the chemical bonds in the molecule of carbon compound break and CO2 and H2 are formed as the products। तो उस कार्बन कंपाउंड्स में जो भी बॉन्ड्स है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, जो भी बॉन्ड्स है या तो वो सारे ब्रेक किए जाते हैं ऑक्सीजन द्वारा, और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इन अदर वर्ड्स द कार्बन कंपाउंड्स इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग कंबशन। तो इस इन शॉर्ट आपको क्या कहना है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो जब बर्न होते हैं, जब कंप्लीटली बर्न होते हैं, तब पूरी तरीके से वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए केवल जलाना तो एक सोर्स है ही ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन यानी
ऑक्सीजन का एडिशन होना या फिर हाइड्रोजन कम होना, दोनों में से कोई होता है तो उसे ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। तो डायरेक्ट बर्निंग तो एक वे है, एक तरीका है ऑक्सीडेशन का, लेकिन बाकी कुछ केमिकल कंपाउंड्स दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके भी ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। सब्सटेंसेस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं और उनके साथ रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडेंट्स, यानी जो ऑक्सीडेशन करने वाले हैं वो यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4। K जो है वो सिंबल है पोटेशियम का, Mn जो है वो मैग्नीज का है, और O4 जो है O जो है ऑक्सीजन का है, तो KMnO4 इसका फॉर्मूला आगे आएगा आपको। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इनमें दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन काफी मात्रा में होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अफेक्ट्स ऑन सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स इन प्रेजेंट कार्बन एटम्स। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो केवल एक विशेष बॉन्ड को किसी एक विशेष फंक्शनल पूरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ही टारगेट करके वहां पर जाकर ऑक्सीजन को बिठाता है, ठीक है। अभी ट्राई दिस एपरेटस, टेस्ट ट्यूब, बुनसन बर्नर, मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर एटसेट्रा। तो ये कुछ एपरेटस लेने हैं। केमिकल्स कौन से लेने हैं? इथेनॉल, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये लेने हैं। प्रोसीजर क्या करनी है? टेक 2-3 ml of ethanol in a test tube, add 5 ml of sodium carbonate solution to it and warm the mixture by holding the test tube on the burner for a while। देखिए एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लेना है, अल्कोहल 2-3 ml का, और उसमें 5 ml सोडियम कार्बोनेट डालना है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है। तो वो डालना है और थोड़ी देर के लिए रुकना, और उसे बर्नर पर आग पर रखना है थोड़ी देर के लिए। डू ड्रॉप वाइज, ये राइज नहीं है, ड्रॉप वाइज यानी बूंद बूंद करके। ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू दिस वार्म सॉल्यूशन विथ स्टरिंग। धीरे धीरे हिलाते हिलाते उसमें डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन भी डालते रहना है बूंद बूंद करके। Does the typical pink color of potassium permanganate stay as it is on addition? ओरिजिनल जो कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वो पिंक कलर का होता है। तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या वो वैसे ही बरकरार रहता है, क्या वो ऐसे ही पिंक कलर रहता है वो केमिकल जो आप टेस्ट ट्यूब में है। डज द पिंक कलर स्टॉप वैनिशिंग एंड स्टेज ऑन आफ्टर सम टाइम ऑफ द एडिशन प्रोसेस। क्या पिंक कलर जो है वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फिर बाद में रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है? तो यहाँ पर आगे आपको आंसर पता चलेगा। इन द अबव एक्टिविटी इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म इथेनॉइक एसिड। जो इथेनॉल है वो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से, अल्कलाइन यानी अल्कली वाले, यानी जो बेसिक होता है वो एसिड्स का विरोधी बेसिक होता है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला। तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट होता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओनली सर्टन बॉन्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। लेकिन जैसे हमने इथेनॉल को बर्न किया था तब पूरा वो ऑक्सीडाइज हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने थे। देखिए यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता, पूरे सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, एक पर्टिकुलर बॉन्ड ही ब्रेक होकर वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। द फॉलोइंग इक्वेशन विल एक्सप्लेन दिस। आपको ये नीचे की इक्वेशन देखने के बाद इसके बारे में समझ में आएगा। CH3CH2OH ये है इथेनॉल, और ये है यहाँ पर एसिडिक KMnO4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंट मिस्टेक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसके कारण उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH ये हो गया इथेनॉइक एसिड।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन के ऐड होना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव होना, दोनों को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, हाउ इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, मैंने अभी बताया, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एक यहां का, ठीक है, तो उसके कारण, सॉरी, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो इसके कारण एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया है, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑन एडिंग द पिंक कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू इथेनॉल, द पिंक कलर डिसअपियर्स इन द बिगिनिंग। जब हम शुरुआत में डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट इथेनॉल में, तब वो उसके रिएक्ट हो जाता है इथेनॉल के साथ, और उसका कलर डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। दिस इज बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड अप इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट होता है इथेनॉल के साथ इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए। At a certain point of the addition, oxidation of all the quantity of ethanol in the test tube is complete. लेकिन कुछ देर बाद पूरा इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो और ऑक्सीडेशन करने के लिए तो कोई बचा नहीं है इथेनॉल, ठीक है। तो बाद में ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता, उसको कोई साथीदार ही नहीं रहा ना, उसके कारण वो जो डालते जाते हैं हम, अगर कंटिन्यू करते हैं डालना, तो वो पिंक कलर का ही रहता है सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इफ द एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज कंटिन्यूड बियॉन्ड दिस पॉइंट, इट इज नॉट यूज्ड अप एंड बिकम्स एक्सेस। द पिंक कलर ऑफ दिस एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट वैनिश बट स्टेज एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, थर्ड। एपरेटस, टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर्स लेने हैं। केमिकल्स कौन से लगते हैं? टिंक्चर आयोडीन। देखिए, टिंक्चर आयोडीन यानी क्या होता है? टिंक्चर आयोडीन यानी 2 to 7% उसमें एलिमेंटल आयोडीन होता है एलिमेंट फॉर्म में, विथ पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, या तो पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड डिजोल्व किया जाता है इथेनॉल में और वाटर में, इनका सॉल्यूशन होता है, तो उसे कहा जाता है टिंक्चर आयोडीन, ठीक है। फिर है ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाइड वनस्पति घी यानी डालडा जो होता है, हमें आपको पता होगा डालडा, या फिर उसे मार्गारीन भी कहा जाता है। और वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स, जो ऑयल्स होते हैं, जैसे पीनट का हो गया, सैफलॉवर का हो गया, सनफ्लावर का हो गया, ऑलिव ऑयल वगैरह, तो उनको लेकर हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। प्रोसीजर: टेक 4 ml ऑयल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड add 4 drops of tincture iodine और ब्रोमीन वाटर इन इट। देखिए, 4 ml ऑयल लेना है, इन चारों में से कोई, अभी डालडा नहीं लेना है, वनस्पति घी नहीं लेना है, इन चारों में से कोई ऑयल लेना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है, और उसमें 4 बूंद टिंक्चर आयोडीन के या ब्रोमीन वाटर के डालने हैं, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द ओरिजिनल कलर ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन डिसअपियर्स और नॉट। अभी देखिए, आपको यह ऑब्जर्व करने को कहा है कि ब्रोमीन वाटर का या आयोडीन सॉल्यूशन का, देखिए इनके कुछ कलर्स होते हैं। जो टिंक्चर आयोडीन होता है उसका ब्राउनिश कलर होता है, और ब्रोमीन वाटर का जो होता है वो उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वो कलर रहता है वैसे के वैसे, या फिर वो कलरलेस हो जाता है। शेक द टेस्ट ट्यूब, फाइंड आउट वेदर द ओरिजिनल कलर ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन डिसअपियर्स और नॉट। रिपीट द सेम प्रोसीजर यूजिंग अदर ऑयल्स एंड वनस्पति घी। तो एक एक ऑयल को टेस्ट ट्यूब में अलग अलग से लेकर ये डालकर सॉल्यूशन देखना है कि इसका कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन, किसमें कलर वैसे के वैसा रहता है, ठीक है। डालडा भी लेना है उसके बाद में। In the above activity, the observation of the disappearing diminishing color of bromine iodine indicates that bromine iodine is used up. कुछ केमिकल्स में अगर ब्रोमीन आयोडीन डालते हैं आप, तो उसका डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, यानी उन सॉल्यूशंस में ये वो जो आयोडीन है या फिर ब्रोमीन वाटर है वो यूज किया जा रहा है, वो रिएक्ट हो रहा है। This means that bromine iodine has undergone a reaction with a concerned substance. This reaction is an addition reaction. Addition reaction आपको पता है, types of reaction पता है, displacement reaction, double displacement reaction, addition reaction वगैरह।
तो ये एडिशन रिएक्शन है, यानी कुछ जो मूल मॉलिक्यूल है रिएक्शन में उसमें कुछ एटम्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको पता है। When a carbon compound combines with another compound to form a product that contain all the atoms in both the reactants, it is called addition reaction। तो यहाँ पर दिया ही है, जब कार्बन कंपाउंड जो हम लेते कोई भी और वो जब ये जो आयोडीन वाटर है या टिंचर आयोडीन या ब्रोमीन वाटर है उसके साथ उसमें जो रिएक्टेंट्स है वो सारे के सारे उसके जो एटम सारे के सारे ऐड हो रहे हैं उस कार्बन कंपाउंड में, तो उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड एज देयर फंक्शनल ग्रुप। जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप में या फिर दूसरे स्थानों पर भी। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली रिएक्ट करते हैं। यानी उनमें देखिए जनरल टेंडेंसी ये होती है कि डबल बॉन्ड्स को हटाकर वहां पर सिंगल बॉन्ड स्थापित किए जाए। तो उनका ये प्रयास होता है, जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है उनका ये प्रयास होता है, वो क्यों उत्सुक होते हैं रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो अपना डबल बॉन्ड हटाकर वहां पर सिंगल बॉन्ड डालना चाहते हैं। तो ये जो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी सिंगल बॉन्ड डालना यानी क्या, सैचुरेट हो जाना। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं यानी सैचुरेट होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का ये प्रयास होता है कि हम किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके हमारे सारे मल्टीपल बॉन्ड्स को हटाकर वहां पर सिंगल बॉन्ड डाल के सैचुरेटेड कंपाउंड बना सके। द एडिशन रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड विथ आयोडीन और ब्रोमीन टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो भी है इनमें आगे पता चलेगा, तो तुरंत रिएक्ट हो जाता है आयोडीन या ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही, उनको कोई हीट करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं। मोर ओवर द कलर चेंज कैन बी फेल्ड बाय आईज। तो हमारी आंखों के सामने वो कलर चेंज होते दिखाई देता है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन अ कार्बन कंपाउंड। तो ये जो है किसी भी कार्बन कंपाउंड में क्या एक से यानी मल्टीपल बॉन्ड्स है कहीं पर, वो डिटेक्ट करने के लिए, वो पता करने के लिए ये आयोडीन या ब्रोमीन डालकर उसमें टेस्ट किया जाता है। अगर वो कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर वो वैसा ही कलर्ड रहता है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। In the above activity, the color of iodine bromine disappears in the reaction between an oil and iodine. However, there is no color change with वनस्पति घी। देखिए ये जो 4 ऑयल्स है उनमें जब आप ब्रोमीन वाटर या टिंक्चर आयोडीन डालोगे तब ये सारे कलरलेस हो जाएंगे सॉल्यूशन। लेकिन जब आप वनस्पति घी में डालोगे, डालडा में जब डालोगे, लिक्विफाइड होना चाहिए, सॉलिड नहीं, लिक्विफाइड डालडा में जब आप डालोगे तो वो कलर नहीं चेंज करेगा। What inference will you draw from this? Which of the substances do contain a multiple bond? तो इससे हमें पता चलता है कि वनस्पति घी जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है और जो सारे बाकी के ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। इन्फरेंस यानी कंक्लूजन जैसे होता है। Which of the substances do contain a multiple bond? इनमें से कौन से इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं? देखिए name, molecular formula, number of C double bond C, that is carbon carbon double bonds, will it decolorize I2 that is iodine or not? देखिए स्टीयरिक एसिड जो होता है C17H35COOH, उसमें जो है 0 नंबर ऑफ C कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। अभी आप टेबल कंप्लीट कीजिए, मैं आपको इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बाद में बताता हूँ। स्टीयरिक एसिड जो है वो C17H35COOH होता है, तो इसमें एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। विल इट डिकलराइज I2? तो नो, इट विल नॉट डिकलराइज I2। ओलिक एसिड जो है वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C17H33COOH। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है
और क्या, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो क्या ये डीकलराइज करेगा? जी हाँ, ये करेगा, यस। ये है, ये प्लामिटिक एसिड नहीं है, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है पामिटिक एसिड, PALMITIC, पाम ऑयल जो होता है, पामिटिक एसिड। तो C15H31COOH, तो इसमें भी 0 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये इट विल नॉट डीकलराइज, नो। लिनोलिक एसिड जो है C17H31COOH, इसमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड है और ये डीकलराइज करेगा सॉल्यूशन को, आयोडीन को। तो इनके शॉर्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आपको दिखा देता हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में वहां पर लिख भी सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए स्टेरिक एसिड का C17H35COH, तो यहां पर पूरी एक चेन लंबी निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर तो सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो इसमें कोई स्पेशली लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओलिक एसिड जो है वो उसका जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C17H33COH, तो अगर इसका शॉर्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखना चाहते हो तो CH3, फिर 7 बार CH2 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 ऐसा करना पड़ेगा, फिर ऐसा होने के बाद, यानी 8 कार्बन होने के बाद 9वें कार्बन जो है वो सिंगल हाइड्रोजन से और दूसरे नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर CH2 7 बार है फिर से, और COH है, तो ये ऐसे है, यानी CH3 7 बार CH2, CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 7 टाइम्स और फिर COH। फिर पामिटिक एसिड, देखिए ये है स्पेलिंग, पामिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है C15H31COH, तो इसका तो क्लियर है, CH3 CH2 14 टाइप्स और COH, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। और लिनोलिक एसिड जो है C17H31COH, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, कहां कहां पर, उनकी पोजीशन कहां पर है, CH3, फिर CH2 4 टाइम्स, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 7 टाइम्स और COH। तो कौन से रैंक के कार्बन पर पहला डबल बॉन्ड है? देखिए यहां से फंक्शनल ग्रुप से गिनना है, तो यह है पहला कार्बन, फिर 7 यानी 8 हो गए, तो 9वें कार्बन पर है, 9वें और 10वें कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, फिर 11 12 12वें और 13वें के बीच में है, ठीक है, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The unsaturated compound can also undergo addition reaction with hydrogen to form a saturated compound। मैंने बताया आपको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वहां पर डबल बॉन्ड को हटाकर वहां पर जो बाकी के रिएक्शन हाइड्रोजन या बाकी के एटम्स है वो ऐड किए जाते हैं to convert it into a saturated compound. However, it is necessary to use a catalyst like platinum or nickel for this reaction. तो लेकिन ऐसे रिएक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। कैटलिस्ट क्या होता है? a chemical which accelerates the chemical reaction but actually does not take part into the chemical reaction। यानी कैटलिस्ट कौन होता है? वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसको स्पीड बढ़ाता है, उसको प्रोत्साहित करता है, लेकिन वो खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। यानी अगर दो स्टूडेंट्स हैं और कोई तीसरा व्यक्ति उनकी चुगली करवाकर उनमें झगड़ा करवा रहा है, लेकिन वो खुद से झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो हो गया कैटलिस्ट। तो ये प्लैटिनम और निकेल जो है वो कैटलिस्ट है, खुद से वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। We have already seen that catalyst is such a substance due to presence of which the rate of reaction changes without causing any disturbance to it। तो खुद में तो कोई बदलाव नहीं करता ये प्लैटिनम या निकेल या जो भी कैटलिस्ट होता है वो, लेकिन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। This reaction is used for hydrogenation of vegetable oils in presence of nickel catalyst। तो ये जो रिएक्शन है कि कोई भी ऑयल जो है उसमें प्लैटिनम या निकेल डाला जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, यानी यहाँ पर वो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे C डबल बॉन्ड C को हटाकर यहाँ पर
एक और वैलेंसी जो खाली होती है कार्बन की, वहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ता है, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हो जाते हैं विथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स. You have seen hydrogen atoms. You have seen in the above activity that iodine test indicates presence of multiple bonds, double bond in particular in the molecules of oils, while वनस्पति घी is found to be saturated. तो वनस्पति घी जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, वहाँ पर उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. लेकिन कुछ ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, तो वो रिएक्ट हो जाते हैं. The molecules of vegetable oil contain long and unsaturated carbon chains. उनमें vegetable oils में जो molecules होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे chains होते हैं, और वो सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल कह रहे हैं, नॉट डालडा, ठीक है. तो उसमें वेजिटेबल घी इज डिफरेंट और ऑयल इज डिफरेंट. तो वेजिटेबल ऑयल में लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं, उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं या ट्रिपल जो भी हो. हाइड्रोजनेशन ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू सैचुरेटेड चेन्स एंड देयरबाय वनस्पति घी इज फॉर्म. तो उनमें हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है. हाइड्रोजनेशन यानी क्या, हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाता है बॉन्ड्स में. तो वो होने के बाद वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाता है वनस्पति घी में, दैट इज डालडा. लेकिन ये वनस्पति घी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. अनसैचुरेटेड फैट्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स आर हेल्दी व्हाइल सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल टू हेल्थ. तो ये हमारी तबीयत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो है डालडा खाना हार्मफुल होता है, ठीक है. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन यानी एक को हटाना जगह से और दूसरे को वहां पर बिठाना, ठीक है. एज अ सिंगल बॉन्ड्स C single bond H and C single bond C are very strong, the saturated hydrocarbons are not reactive and therefore they remain inert in presence of most reagents. C single bond C और C single bond H ये जो bonds होते हैं वो काफ़ी strong होते हैं, तो वो easily टूटती नहीं है उनकी दोस्ती. कोई चुगली करने आए तो वो तोड़ते नहीं है दोस्ती, यानी react नहीं होते easily. However, saturated hydrocarbons in presence of sunlight react rapidly with chlorine. लेकिन क्लोरीन जो है वो बहुत चुगलीखोर होता है, वो इनको भी इनके भी दोस्ती को तोड़ देता है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ने की ताकत होती है. जब सनलाइट प्रेजेंट हो और क्लोरीन गैस हो तो वो रिएक्ट हो जाता है. In this reaction, chlorine atoms replace one by one all the hydrogen atoms in the saturated hydrocarbon. तो धीरे धीरे क्या करने लगता है, हाइड्रोजन को हटाकर, सारे हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर एक एक करके वहां पर क्लोरीन जाके बैठ जाता है. The reaction in which the place of one type of atom or group of atoms in a reactant is taken by another atom or group of atoms is called substitution reaction. Substitution reaction यानी मैंने बताया आपको, एक के जगह पर दूसरा बैठ जाना उसको हटाकर. Chlorination of methane is a substitution reaction which gives 4 products. देखिए मीथेन गैस है, उसको क्लोरीनेशन कैसे होता है धीरे धीरे. अगर उसे सनलाइट में रखा जाए खुले में तो CH4 जो है मीथेन का फॉर्मूला प्लस Cl2 वो रिएक्ट होता है. फिर क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को हटाता है शुरुआत में और वहां पर क्लोरीन आ जाता है, तो CH3Cl हो गया और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है. फिर और भी अगर क्लोरीन उसके कांटेक्ट में रहता है, ये क्लोरीन उसके बाद भी, तो CH3Cl ये जो यहाँ पर बना है वो और क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाता है और CH2Cl2 हो जाता है प्लस HCl. तो फिर CH2Cl2 प्लस Cl2 CHCl3 प्लस HCl बन जाता है. तो धीरे धीरे एक एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन खुद जाकर वहां पर बैठ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया. CHCl3 प्लस Cl2 gives CCl4 प्लस HCl. तो सभी हाइड्रोजन हटाए गए हैं क्लोरीन से, रिप्लेस किए गए हैं. स्टिल larger number of products are formed in chlorination reaction of higher homologues or of alkanes. तो alkanes में भी बहुत से बड़ी संख्या में प्रोडक्ट्स बनते हैं क्लोरीनेशन. ये इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनीकरण, ठीक है. इन द क्लोरीनेशन substitution reaction of propane, 2 isomeric products containing 1 chlorine atom are formed. Draw their structural formulae and give their IUPAC names. देखिए प्रोपेन के क्लोरीनेशन में सिंगल क्लोरीन एटम को ही अगर आप लोगे तो 2 आइसोमरिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनको कौन से है वो देखना है. देखिए प्रोपेन का फॉर्मूला है CH3CH2CH3 प्लस Cl2, ठीक है.
फिर देखिए एक कंपाउंड बन रहा है यहाँ का हाइड्रोजन हटाया जा रहा है एंड का, तो क्या हो गया CH3 CH2 CH2 Cl, ये एक बन गया। और दूसरा ये सेंटर वाला हाइड्रोजन को हटाया और इसको वैसे ही रखा। बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे ना प्रोपेन के, एक सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, तो यहां पर हटाकर Cl बैठ गया, तो ये सेंटर में आ गया CH3 CH Cl CH3। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो ये जो है इसका IUPAC नेम क्या होगा, यहां पर फर्स्ट कार्बन को अटैच हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच होता है उसे मिनिमम नंबरिंग आना चाहिए, तो ये हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, ये स्ट्रेट चेन वाला। और यहां पर कहीं से भी काउंटिंग करो 1 2 3 1 2 3, तो इसको 2 नंबर ही आ रहा है, तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ये दो अलग आइसोमर्स बन रहे हैं। You have learnt about 4 types of common reactions in the previous chapter. In which of these 4 types of the addition and substitution reaction of carbon compounds can be included? What are the addition details and difference in the addition of substitution reaction? आपको ये पिछले स्टैंडर्ड में जो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जो या पिछले चैप्टर में भी थे, तो उसके बारे में रिएक्शंस है, कॉमन रिएक्शंस, तो उनमें से आपको कहना है, तो वो चैप्टर के समय आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में जाइए, आपको मेरे दूसरे सब्जेक्ट के भी दूसरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।